प्यारे बच्चों, क्लास 12th सेकेंड टर्म का इकोनॉमिक्स आर्ट्स विषय का जो एग्ज़ाम आप लोगों का हो चुका है, उसी का आंसर मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और जो बच्चे 11th क्लास में हैं और 12th में जाएंगे और उनका इकोनॉमिक्स है, उनके लिए इसमें से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है, उन लोग भी इसको गौर करेंगे। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही वीडियो को ज़रूर शेयर करें। किसी तरह की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 आर्ट्स का है ये। पहला क्वेश्चन था आपका, अंतिम वस्तु क्या है। तो अंतिम वस्तु वे वस्तु होती है जो उपभोक्ता द्वारा अंतिम वस्तु के रूप में प्रयोग होती है। उदाहरण, बाइसिकल जो उपभोक्ता को बेचे जाते हैं एक अंतिम वस्तु अथवा उपभोक्ता वस्तु है। कहने मतलब है जैसे गेहूं है, गेहूं के बाद आटा बनेगा, आटा के बाद रोटी बनेगा और रोटी को हम लोग खा जाएंगे। तो जो अंतिम वस्तु क्या होगा, तो रोटी अंतिम वस्तु होगा। दूसरा क्वेश्चन है, हस्तांतरण आय क्या है। तो ऐसा कोई भुगतान जो किसी उत्पादन सेवा के लिए नहीं किया गया हो हस्तांतरण कहलाता है, जैसे गिफ्ट, बुढ़ापा पेंशन इत्यादि। कहने मतलब है कि बिना काम किए हुए यदि किसी को पैसा मिल रहा है तो वो हस्तांतरण भुगतान कहलाएगा। जैसे छात्रवृत्ति आपको मिल रहा है तो वो क्या हुआ, हस्तांतरण भुगतान कहलाएगा। तीसरा है, मुद्रा के प्राथमिक कार्य क्या है। तो मुद्रा का सबसे पहला कार्य होता है लेन देन के काम आता है, तो ये है विनिमय का माध्यम। मुद्रा का प्राथमिक कार्य यह है कि यह विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। इसका तात्पर्य यह है कि लोग मुद्रा की सहायता से वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं। वस्तु के विक्रेता द्वारा मुद्रा प्राप्त की जाती है तथा वस्तु के क्रेता द्वारा मुद्रा का भुगतान किया जाता है। मतलब जो भी हम सामान खरीदेंगे उसके बदले हम पैसा देंगे और जो सामान बेचेगा उसको पैसा प्राप्त होगा और उससे फिर वो अपना काम कर सकता है। तो मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण काम है विनिमय का माध्यम। तीसरा है, अधिविकर्ष से आप क्या समझते हैं। तो अधिविकर्ष या ओवरड्राफ्ट तब होता है जब बैंक खाते से उपलब्ध शेष राशि से अधिक निकासी हो जाती है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को ओवरड्राफ्ट अधिक निकासी किया हुआ कहा जाता है। कहने मतलब है आपका बैंक खाता में मान लिया 5,000 रुपया है और आप 10,000 रुपया का खरीदारी कर लिए हैं, तो ये अधिविकर्ष कहलाएगा। स्वायत्त स्वतंत्र निवेश क्या है। तो जो आय के स्तर, ब्याज दर और लाभ की दर में परिवर्तन पर निर्भर नहीं है, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। इसका मतलब है कि जो सरकार व्यय करती है, खर्च करती है, निवेश करती है स्कूल बनाने में, रोड बनाने में, तो उसका उद्देश्य होता है कल्याण करना। इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। तो ऐसे निवेश को हम लोग स्वायत्त या स्वतंत्र निवेश कहेंगे, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है और यह आय से प्रेरित नहीं होता है। मतलब आय कमाने के उद्देश्य से निवेश नहीं किया जाता है। छठा है, कर क्या है। तो प्रोफेसर टेलर के शब्दों, वे अनिवार्य भुगतान जो सरकार को बिना किसी प्रत्यक्ष लाभ की आशा में करदाता द्वारा दिए जाते हैं, कर हैं। भुगतान संतुलन को परिभाषित करें। तो प्रोफेसर बेनहम के अनुसार किसी देश के भुगतान संतुलन उसके शेष विश्व के साथ एक समय की अवधि में किए जाने वाले मौद्रिक लेन देन का विवरण है, जबकि एक देश का व्यापार संतुलन एक निश्चित अवधि में उसके आयातों और निर्यातों के बीच संभव है। मतलब जो भी हम देश से लेन देन करते हैं उसका जो हम लोग लेखा जोखा रखते हैं वो भुगतान संतुलन कहलाता है। अब है अगला लघु उत्तरीय प्रश्न 8वां, सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति को परिभाषित करें। तो आय में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है MPC बराबर डेल्टा C बटा डेल्टा वाई। इस फॉर्मूला से भी हम परिभाषा को याद कर सकते हैं। कैसे, तो डेल्टा मतलब होता है परिवर्तन, वाई मतलब होता है आय। तो कहेंगे आय में परिवर्तन के फलस्वरूप डेल्टा C है, तो मतलब उपभोग में परिवर्तन बीच में बट्टा है, तो आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में होने वाला परिवर्तन के अनुपात को MPC मतलब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। अगला है, कुल राष्ट्रीय उत्पाद GNP के आकलन में किन पदों को अपवर्जित माना गया है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य के अतिरिक्त विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय तथा स्थानीय पूंजी के उपभोग का जोड़ है। इसमें निम्न कारकों का अपवर्जित माना गया है। कहने मतलब है कि एक देश के अंदर मतलब घरेलू सीमा के अंदर एक लेखा वर्ष में मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के समय जो भी अंतिम वस्तु और सेवा जो होगा उसका बाजार मूल्य प्लस विदेशों से प्राप्त साधन आय को हम लोग अगर जोड़ देते हैं तो वो मेरा सकल राष्ट्रीय
उत्पाद कहलाता है। अब इसमें हम लोग क्या चीज़ को शामिल नहीं करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं अपवर्जित माना गया है। मतलब क्या चीज़ को हम लोग शामिल नहीं करेंगे, तो क्या है, गैर कानूनी क्रियाओं से प्राप्त आय, जैसे जुआ से जीता हुआ इनकम को हम लोग इसमें शामिल नहीं करेंगे। काला धन या आय जो उत्पादकों के खातों में दिखाई नहीं जाती है। फिर है हस्तांतरण भुगतान, जैसे वृद्धा पेंशन। मौद्रिक लेन देनों से आय, जैसे शेयरों तथा डिबेंचरों से। पुरानी किताबों का मूल्य। स्व उपभोग सेवाएं, जैसे डॉक्टर द्वारा अपनी पत्नी का इलाज। और चूंकि ये सभी अनार्थिक क्रिया है, अतः यह राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा, तो ये सब क्या है, अपवर्जित माना गया है। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंक तथा केंद्रीय बैंक में क्या अंतर है। तो केंद्रीय बैंक देश का बैंक होता है, शिखर पर होता है और वह सब बैंक का मालिक भी हो सकता है। और व्यावसायिक बैंक, जितना हमको आसपास बैंक सभी नज़र आते हैं वो सभी व्यावसायिक बैंक है। तो इन दोनों में क्या अंतर है, तो पहला है, किसी भी देश का केंद्रीय बैंक वह पूर्ण रूप से उस देश के सरकार का स्वामित्व होता है एवं केंद्रीय बैंक सरकार के दिशा निर्देश पर कार्य करता है, जबकि व्यापारिक बैंक निजी स्वामित्व वाला प्राइवेट बैंक या सरकार की हिस्सेदारी वाला बैंक होता है, जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बड़ौदा बैंक, यूनाइटेड बैंक। तो जो है सो केंद्रीय बैंक एक ही होगा एक देश का, और उस पर सरकार का दिशा निर्देश से वो काम करेगा। जबकि व्यावसायिक बैंक क्या होता है, तो प्राइवेट आदमी भी खोलता है और सरकार का भी शेयर होता है। तो ये सब क्या होता है, व्यावसायिक बैंक होता है। दूसरा है, किसी भी देश का केंद्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखना और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना होता है, जबकि दूसरी ओर व्यावसायिक बैंक का मुख्य उद्देश्य केवल मुनाफा बनाना होता है। तीसरा है, केंद्रीय बैंक किसी भी देश का सर्वोच्च बैंक होता है जिसे अपने देश का नोट छापने का अधिकार प्राप्त होता है, जबकि यह अधिकार किसी भी व्यापारिक बैंक को नहीं होता है। मतलब नोट केंद्रीय बैंक ही छाप सकता है, व्यावसायिक बैंक नहीं। चौथा है, किसी भी व्यापारिक बैंक में आम जनता आसानी से अपना अकाउंट ओपन करा सकता है, जबकि केंद्रीय बैंक में केवल बैंकों का खाता होता है। आम जनताओं का अकाउंट केंद्रीय बैंक में नहीं खोला जाता है। आम आदमी केंद्रीय बैंक में खाता नहीं खोल सकता, वो सरकार का बैंक है और बैंक का ही बैंक है, मतलब बैंक का मालिक है। तो यहाँ बैंक लोग अपना खाता वहाँ खुला सकते हैं, सरकार खुला सकता है, आम आदमी नहीं खुला सकता। आम आदमी व्यावसायिक बैंक में खाता खुला सकता है। जनता को ऋण की आवश्यकता पड़ने पर, यहाँ पड़ने हो जाएगा, पड़ने पर व्यापारिक बैंक ऋण उपलब्ध कराता है, और यदि किसी व्यापारिक बैंक को कर्ज की आवश्यकता हो जाए तो वह केंद्रीय बैंक से लेता है। मतलब आम आदमी को कर्जा है सो व्यावसायिक बैंक देता है, जबकि बैंक को कर्जा केंद्रीय बैंक देता है। बैंकों का लाइसेंस जारी या रद्द या बैंकों को ऋण उपलब्ध कराने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के काम केंद्रीय बैंक अपनी निगरानी में करता है, जबकि केंद्रीय बैंक का संचालन सरकार करता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उपभोग तथा आय में क्या संबंध है। तो उपभोग तथा आय के स्तर में संबंध उपभोग फलन कहलाता है। उपभोग फलन बताता है कि उपभोग आय का फलन है, अथवा अन्य शब्दों में उपभोग आय के स्तर पर निर्भर करता है। यदि उपलब्ध होती है, इसे आगे बढ़ाते हुए ध्यान दो कि जब एक व्यक्ति अपनी साधन सेवाओं के लिए आय प्राप्त होता है तो समस्त आय को केवल उपभोग पर खर्च नहीं करता है। यहाँ उपभोग CIY और फलन F है। ब्रूस के अनुसार उपभोग फलन यह बताता है कि उपभोक्ता आय के प्रत्येक संभव स्तर पर उपभोग पदार्थों पर कितना खर्च करना चाहेगा। उपभोग फलन कुल उपभोग व्यय तथा राष्ट्रीय आय के संबंध को प्रकट करता है। कहने मतलब है आय और उपभोग के संबंध को, जैसे C बराबर फंक्शन ऑफ Y, तो यहाँ C हो गया उपभोग और Y हो गया आय और F हो गया फलन। मतलब आय और उपभोग के संबंध को हम लोग उपभोग फलन कहते हैं। हर आदमी जो कमाता है उसका संपूर्ण राशि वो खर्च नहीं करता है, तो वो जो भी आय कमाएगा, जो उनका इनकम होगा, उसमें जो उपभोग पर खर्चा करेगा उसी के संबंध को हम लोग उपभोग फलन कहेंगे। अगला है निवेश गुणक को परिभाषित करें। तो 1936 में केन्स ने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में गुणक सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की। केन्स के अनुसार गुणक विनियोग में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं, विनियोग में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाला परिवर्तन के अनुपात को गुणक कहते हैं। या फिर हम लोग लिख सकते हैं K बराबर डेल्टा Y बटा डेल्टा I। K यहाँ हो गया गुणक, और या फिर डेल्टा Y बराबर K डेल्टा I भी फॉर्मूला आता है। यहाँ डेल्टा Y को हम लोग राष्ट्रीय आय भी बोल सकते हैं, आय भी बोल सकते हैं। तो गुणक जो है वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC या सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS का ज्ञान होने पर गुणक का अनुमान लगाया जाता है। गुणक जो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होता है, तो आय और उपभोग के संबंध को हम लोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कह सकते हैं, या उपभोग फलन है। जो इसमें से क्या होता है कि अगर हम 10 रुपया कमाएं और 5 रुपया का खाएं, 5 रुपया बचा लिए, तो
आय और उपभोग में परिवर्तन के दर को अगर हम लोग निकालें तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का, और जो 5 रुपये हम लोग बचाए हैं उसके परिवर्तन की दर को हम लोग सीमांत बचत प्रवृत्ति कहेंगे। तो जब एमपीसी शून्य होता है, कहने मतलब उपभोग जब शून्य होता है तो गुणक 1 होगा, और इसी प्रकार यदि एमपीसी 1 हो तो गुणक अनंत होगा। यदि एमपीसी बराबर 0, अब यहाँ फॉर्मूला गुणक का देखिए, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला और ये भी फॉर्मूला, तो के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी, तो के यहाँ गुणक हो गया। अब एमपीसी को हम लोग कितना माने हैं 0, तो एमपीसी के जगह 0 बैठा दिए, तो 1 - 0 बराबर 1 हो गया, और ऊपर है आपका 1, 1 1 कट के होगा ये 1, मतलब एमपीसी को अगर हम 0 मानेंगे तो गुणक का मान कितना होगा 1, और यदि एमपीसी को 1 मानेंगे तो गुणक का मान क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा। यहाँ पर ठीक फॉर्मूला में 1 बैठा दिए, 1 1 घट के 0 हो गया, 0 से कोई भी संख्या को भागा लगाते हैं तो वो अनंत होता है। अगला है प्रत्यक्ष कर के क्या गुण हैं। तो जब किसी कर का करापात और करों का भार एक ही व्यक्ति पर पड़ता है तो उसे हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं, मतलब जिस पर टैक्स लगाया गया वही टैक्स का भुगतान कर रहा है तो वो प्रत्यक्ष कर कहलाएगा। प्रत्यक्ष कर के गुण क्या क्या है। पहला है न्यायपूर्ण। प्रत्यक्ष कर न्यायपूर्ण होते हैं क्योंकि ये कर व्यक्तियों की कर दान क्षमता के आधार पर लगाए जाते हैं। इन करों का भार धनी वर्ग पर अधिक तथा निर्धन पर कम पड़ती है। प्रत्यक्ष कर के दरें बहुधा प्रगतिशील होती है। दूसरा है मितव्ययिता। प्रत्यक्ष करों में मितव्ययिता पाई जाती है क्योंकि इन करों को वसूल करने में राज्य को अधिक व्यय नहीं करना पड़ता है, मतलब ये कम खर्चीला होता है टैक्स कलेक्ट करने में। निश्चितता। प्रत्यक्ष करों में निश्चितता का गुण भी पाया जाता है क्योंकि इन करों के संबंध में करदाता को पूर्ण जानकारी रहती है, कि मतलब हमको कितना टैक्स लगेगा उसका जानकारी करदाता को रहता है। चौथा है लोचता। प्रत्यक्ष कर लोचदार होता है। सरकार इन करों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकते हैं, मतलब इसको बदल सकते हैं। आज 10% लग रहा है, कल 15% लगेगा या फिर 5% लगेगा। आपको सालाना टैक्स पर जो दर होता है वो बदलते रहता है, इसलिए लोचता का गुण होता है। पांचवा है नागरिक चेतना। प्रत्यक्ष कर नागरिक स्वयं जमा करता है तथा स्वयं ही उसका भार वहन करता है। इस कारण वह जानने का प्रयास करता है कि दिए गए कर का उपयोग सार्वजनिक हित के कार्यों में हो रहा है अथवा नहीं, मतलब सरकार जो भी टैक्स लेती है उसका समाज पे ही खर्च करती है। स्कूल बनाना, रोड बनाना, भवन बनाना, तो आम जनता कहती है कि मेरा ही दिया हुआ पैसा सरकार ले रही है तो वो सही से काम कर रही है कि नहीं, तो वो मॉनिटर कर सकता है। इस प्रकार कर का भुगतान करने के पश्चात व्यक्ति में आदर्श नागरिकता एवं कर्तव्य परायणता की भावना जागृत होती है। छठा है उत्पादकता। प्रत्यक्ष कर उत्पादक होते हैं। करों की मात्रा में थोड़ी सी वृद्धि से ही अधिक आय प्राप्त हो जाती है जिसका उपयोग देश के आर्थिक विकास में किया जा सकता है। सातवां है समानता। प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील होते हैं। ये कर धनी व्यक्तियों पर अधिक मात्रा में तथा निर्धन वर्ग पर कम मात्रा में लगाए जाते हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष कर आर्थिक असमानता समाप्त कर समाज में समानता लाने का प्रयास करती है। अभी जो टैक्स का दर है 5 लाख से अगर आपका इनकम कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, 5 लाख से ऊपर है तो आपको टैक्स लगेगा। तो इस तरह समानता निर्धारित करती है कि निर्धन वर्ग का अगर इनकम कम है 5 लाख से तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 14 है अंतिम वस्तु तथा मध्यवर्ती वस्तु में अंतर बताना। तो अंतिम वस्तु क्या होता है, तो अंतिम वस्तुएं वे वस्तु होती हैं जिनका उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर लिया, मतलब गेहूं, आटा, फिर रोटी, तो सारा उत्पादन की रेखा को पार कर गया, रोटी बन गया और हम लोग उसको खा लेंगे, वो हो गया रोटी अंतिम वस्तु। जबकि मध्यवर्ती वस्तु क्या है, तो मध्यवर्ती वस्तु वे वस्तुएं हैं जो अभी उत्पादन सीमा रेखा में ही है, मतलब गेहूं है तो गेहूं पिसाएगा तब आटा बनेगा और आटा को गुथाएगा तब रोटी बनेगा, तो ये क्या हुआ उत्पादन सीमा रेखा में ही होती है मध्यवर्ती वस्तु। दूसरा है इनमें कोई मूल्य जोड़ना शेष नहीं है। रोटी में सभी का मूल्य, मतलब गेहूं का मूल्य, आटा का मूल्य जुड़ा हुआ रहता है, जो हम रोटी खाएंगे तो इसमें कोई मूल्य जोड़ना शेष नहीं रहता है, जबकि मध्यवर्ती वस्तु में मूल्य जोड़ना शेष रहता है। अंतिम उपभोग करने वालों जिनमें उपभोक्ता तथा उत्पादक सम्मिलित होते के लिए तैयार होती है। अंतिम वस्तु तैयार होती है, रोटी बन गया, गरम गरम खा लेते हैं हम लोग, तो वो तैयार रहता है। या फिर उत्पादक, मान लें रोटी बना के हम होटल में बेच रहे हैं तो वो भी तैयार है। तो ये अंतिम वस्तु क्या होता है, उपभोग के लिए तैयार होता है, जबकि मध्यवर्ती वस्तु जो होता है वो भोग के लिए तैयार नहीं होता है। फिर है राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए अंतिम वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना में हम लोग अंतिम वस्तु के मूल्य को जोड़ते हैं और मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को नहीं जोड़ते हैं। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण की विधियों की व्याख्या करें। तो पहला विधि है आरक्षित जमा कोष में परिवर्तन। सभी अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित राशि
आरक्षित कोष के रूप में केंद्रीय बैंक के पास जमा करनी पड़ती है। यह आरक्षित कोष जितना अधिक होता है व्यावसायिक बैंक के पास नकदी जमा उतनी ही कम हो जाती है और उसी अनुपात में साख का सृजन कम होता है। इसके विपरीत आरक्षित कोष में कमी से साख का सृजन अधिक होता है। कहने मतलब है कुल जमा का 10% भाग उसको, जितना भी व्यवसायिक बैंक है उसको केंद्रीय बैंक के पास 10% कुल जमा का रखना पड़ेगा, तो उसको हम लोग आरक्षित जमा कोष कहते हैं। अब मान लीजिए 100 रुपया है, उसका 10 रुपया रखना पड़ेगा, तो उसको साख निर्माण करने के लिए व्यवसायिक बैंक के पास कितना 90 रुपया ही बचेगा, तो उस तरह वो साख निर्माण कम करेगा। और वही अगर साख का विस्तार करना है, साख बढ़ाना है, तो वो आरक्षित कोष को क्या कर देगा, केंद्रीय बैंक कम कर देगा, 10% की जगह 5% कर देगा कि 5% मेरे पास रखिए। दूसरा है बैंक दर में परिवर्तन। बैंक दर में परिवर्तन करके भी साख का नियंत्रण किया जाता है। बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है। बैंक दर से ब्याज दर प्रभावित होता है। बैंक दर में वृद्धि करके साख की मात्रा को कम किया जा सकता है और बैंक दर में कमी करके साख की मात्रा को बढ़ाया जाता है। जितना भी व्यावसायिक बैंक होता है उसको केंद्रीय बैंक से जब पैसा लेने का जरूरत होता है तो बैंक दर पर पैसा मिलता है। तो यदि उसको साख का संकुचन करना, मतलब बाजार में मुद्रा को कम करना है, तो बैंक दर को बढ़ा देगा केंद्रीय बैंक। तो व्यावसायिक बैंक को ज़्यादा बैंक दर पर पैसा मिलेगा, तो इधर व्यापारी लोग को व्यावसायिक बैंक ज़्यादा ब्याज पर पैसा देगा। तो इससे बाजार में क्या होगा, मुद्रा का विस्तार ज़्यादा नहीं होगा, संकुचन होगा। और वही अगर मुद्रा का विस्तार करना है तो क्या करेगा, बैंक दर को घटा देगा। तीसरा है खुले बाजार की क्रिया। खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय केंद्रीय बैंक के द्वारा बाजार में प्रतिभूतियों क्रय विक्रय करना है। प्रतिभूतियों क्रय कर साख की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है और विक्रय करके साख की मात्रा को घटाया जा सकता है। चौथा है सीमांत कटौती में परिवर्तन। व्यापारिक लोग अपनी वस्तुओं को व्यावसायिक बैंकों के पास प्रतिभूतियों रूप में रखते हैं और उसके बदले में ऋण लेते हैं। मतलब गारंटी के रूप में अगर हम अपना ज़मीन का कागज़ रख लिए और उतना रकम का हम उससे पैसा ले लेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं सीमांत कटौती। तो जितना रकम का मेरा सामान का दाम होगा, मान ले 100 रुपया, तो हमको 100 रुपया पूरा बैंक ऋण नहीं देगा, हमको 60 रुपया ही दे सकता है। बैंक पूरी प्रतिभूति अथवा जमा मूल्य के बराबर ऋण नहीं देते हैं, उसमें कुछ कटौती करते हैं, इसे सीमांत कटौती कहते हैं। सीमांत कटौती में परिवर्तन करके साख पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। नैतिक दबाव। नैतिक दबाव के अंदर केंद्रीय बैंक साख संस्थाओं पर नैतिक दबाव डालकर उन्हें संबंधित नीति अपनाने के लिए बाध्य कर सकता है। 16 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की गणना में मूल्य जोड़ वृद्धि की व्याख्या करें। तो इस विधि से उत्पादन स्तर पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। उत्पादन स्तर में किसी देश की राष्ट्रीय आय घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य और विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय का योग होती है। इस विधि के निम्नलिखित चरण है। पहला, प्रथम है अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक उपक्रमों को उनकी गतिविधियों के अनुरूप निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें हम लोग कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन आदि आता है। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, जिसमें निर्माण संबंधी कार्य आता है। और फिर है तृतीयक क्षेत्र, जिसमें सेवा, संचार, परिवहन, बैंकिंग, ये सब क्षेत्र आते हैं। तो ये सबों के आय को जोड़ दिया जाता है। दूसरा है अर्थव्यवस्था की प्रत्येक उत्पादक इकाई में सकल उत्पादन का मूल्य को गणना करके उत्पादन की इकाई को कीमत से गुना करके ज्ञात किया जाता है। इस सकल उत्पादन मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग मूल्य ह्रास, निवल अप्रत्यक्ष करों की राशि घटाकर हमें उन उत्पादक इकाइयों द्वारा की गई साधन लागत पर निवल मूल्य वृद्धि का अनुमान प्राप्त होता है। या फिर फॉर्मूला है साधन लागत पर निवल मूल्य वृद्धि बराबर उत्पादन का सकल मूल्य मध्यवर्ती उपभोग माइनस मूल्य ह्रास माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। एक क्षेत्र के सभी उत्पादक इकाइयों द्वारा की गई निवल मूल्य वृद्धियों का योगफल उस क्षेत्र द्वारा साधन लागत पर निवल मूल्य वृद्धि का अनुमान प्रदान करता है। अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों के इस प्रकार के अनुमानों का योग साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। अब तीसरा है साधन लागत पर निवल। निवल मतलब हो गया शुद्ध। शुद्ध मतलब हो गया कि सब चीज़ मेरा खर्चा उर्चा करने के बाद जो मेरा इनकम बचेगा वही मेरा निवल कहलाएगा, शुद्ध कहलाएगा। तो साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद में विदेशों से निवल साधन आय। साधन आय मतलब भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध से जो हमको आय प्राप्त होता है उसको हम लोग साधन आय कहेंगे। जोड़कर हमें साधन लागत या निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। यदि विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय ऋणात्मक हो तो साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक होगी, और यदि वे धनात्मक है तो राष्ट्रीय उत्पाद घरेलू उत्पाद से अधिक होगा। सावधानी क्या क्या बरतना है, तो स्व उपभोग के लिए उत्पादन। उत्पादक का जो अंश उत्पादक स्वयं उपभोग कर लेते हैं और जिनका मूल्यांकन हो सकता है वह भी चालू वर्ष के उत्पादन का हिस्सा है, उसे उत्पाद में शामिल करना चाहिए।
पुरानी वस्तुओं की बिक्री, पहले इस्तेमाल में आई पुरानी वस्तुओं की बिक्री वर्तमान राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जानी चाहिए क्योंकि वे पूर्व वर्ष के उत्पाद में जोड़ी जा चुकी है। फिर है दलालों को पुरानी चीज़ों की खरीद, बिक्री पर दिया गया कमीशन राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि इनकी सेवा के बदले चालू वर्ष में भुगतान किया जा रहा है। तो मतलब क्या राष्ट्रीय आय में शामिल होगा, क्या नहीं शामिल होगा, इसी के हम लोग इसमें उल्लेख कर रहे हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि इसमें दोहरी गणना हो जाएगी। दोहरी गणना मतलब एक डॉक्टर है, डॉक्टर का 10,000 कमाता है और वो अपना घर में एक मालिक को रखा है, वो 1,000 कमाता है। अब हम राष्ट्रीय आय का तुलना करेंगे, राष्ट्रीय आय का गणना करेंगे तो राष्ट्रीय आय संपूर्ण व्यक्तियों के आय को मान लो जोड़ा जाता है। तो डॉक्टर का 10,000 और माली भी देश का आदमी है, देश का व्यक्ति है, तो उसका 1,000, तो हम क्या हो जाएगा 11,000 हम लोग को राष्ट्रीय आय प्राप्त होगा, जो कि क्या हो गया गलत है। इसी को हम लोग दोहरी गणना कहते हैं। मतलब डॉक्टर से ही निकल के 10,000 से ही 1,000 उसको गया है, तो डॉक्टर का हम 10,000 जोड़ देंगे और माली का 1,000 जोड़ देंगे तो 11,000 हो जाएगा, जो गलत है। इसी को हम लोग कहते हैं दोहरी गणना। गृहिणियों की सेवा को शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उनका मूल्यांकन कर पाना बहुत ही कठिन है। अब अगला क्वेश्चन है प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के उपायों की व्याख्या करें। तो भुगतान संतुलन से आशय देश के समस्त आयातों और निर्यातों एवं अन्य सेवाओं के मूल्य के संपूर्ण विवरण से होता है। इसके अंतर्गत लेन देन के दो पक्ष होते हैं। एक ओर तो देश की विदेशी मुद्रा की लेनदारियों का विवरण दिया जाता है जिसे धनात्मक पक्ष कहते हैं, तथा दूसरी ओर उस देश की समस्त देनदारियों का विवरण रहता है जिसे ऋणात्मक पक्ष कहते हैं। लेना है मतलब पैसा लेना है उसको हम लोग धनात्मक पक्ष बोलेंगे, और अगर हम लोग को पैसा देना है तो उसको हम लोग ऋणात्मक पक्ष बोलेंगे। तो लेने देने का ही विवरण होता है भुगतान संतुलन में। प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के निम्न तरीके हैं। पहला मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन के फलस्वरूप देश में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में कमी आ जाती है जिससे निर्यात में वृद्धि हो जाती है। आय के कम होने के कारण लोगों की आयात करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। दूसरा है विनिमय ह्रास। किसी देश के विनिमय ह्रास से विदेशियों के लिए घरेलू वस्तुएं सस्ती हो जाती है और आयात महंगे हो जाते हैं, अतः निर्यात में वृद्धि तथा आयात में कमी की जाती है। फिर है विनिमय नियंत्रण। विनिमय नियंत्रण पूंजी के निर्यात एवं बहिर्गमन को रोककर भुगतान संतुलन को ठीक करने में सहायता देता है। चौथा है अवमूल्यन। अवमूल्यन के अंतर्गत सरकारी घोषणा के अनुसार देश के मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम कर दिया जाता है जिससे देश के निर्यात विदेशों में सस्ते पड़ते हैं जबकि आयात महंगे हो जाते हैं। पांचवा है अमौद्रिक उपाय, जिसमें है आयात में कमी करना, निर्यात को प्रोत्साहन, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, सरकार की आर्थिक नीतियों परिवर्तन, विदेशी ऋण और विदेशी पर्यटक को प्रोत्साहन। ये सबसे हम लोग उपाय कर सकते हैं। 18 क्वेश्चन है सार्वजनिक आय के विभिन्न साधनों की व्याख्या करें। मतलब सार्वजनिक आय कैसे होता है, सरकार को आय कैसे कैसे होता है। तो इसका है पहले कर आय, दो भागों में बांटा गया, कर आय और दूसरा है गैर कर आय। तो कर आय में क्या है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या है, तो प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका भार वही व्यक्ति वहन करता है जिस पर वह लगाया जाता है, अर्थात कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर होता है। ऐसे करों में आय का मूल्य कर, संपत्ति कर, उपहार कर, व्यय कर आदि शामिल है। अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष या परोक्ष कर वह होता है जिसका भुगतान एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है पर भार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वहन किया जाता है। इस तरह के करों में बिक्री कर तथा उत्पादन कर शामिल है। इस कर को विक्रेता तथा उत्पादक से वसूल किया जाता है पर वे इसे ग्राहक तथा उपभोक्ता वसूल कर लेते हैं। करने मतलब अप्रत्यक्ष कर में दुकान जो सामान बनाया उस पर टैक्स लगाया है, लेकिन टैक्स कौन दे रहा है, जो सामान खरीद रहा है, तो इसको हम लोग अप्रत्यक्ष कर कहेंगे। अब है गैर कर आय। मतलब कर के अलावा सरकार का आय का क्या स्रोत है, तो पहला शुल्क अथवा फीस। तो राज्य सरकार को कुछ सेवाएं प्रदान करता है जिसके बदले वह पूर्ण और आंशिक लागत प्राप्त होता है, इसे शुल्क कहा जाता है। इस प्रकार के भुगतान अनिवार्य होते हैं जैसे कॉलेजों में ली जाने वाली फीस, कोर्ट फीस, रजिस्ट्रेशन फीस आदि। कर और शुल्क में अंतर है। कर व्यक्तियों से बिना सुविधा के भी वसूल किया जाता है जबकि शुल्क सुविधाओं का पारिश्रमिक होता है। दूसरा है लाइसेंस शुल्क। तो शुल्क का भुगतान उस समय किया जाता है जबकि व्यक्ति शासकीय सेवाओं का उपयोग करता है, परंतु लाइसेंस शुल्क तब देना होता है जब किसी कार्य को सरकार स्वयं न करके अपने कार्य का संपादन किसी व्यक्ति अथवा संस्था को सौंप देती है। ऐसी दशा में कार्य करने वाले व्यक्ति से लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है। तीसरा है जुर्माना एवं संपत्ति जब्त करना। यह सरकार की आय का प्रमुख स्रोत नहीं है। इस स्रोत से सरकार को पर्याप्त आय प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार की क्रियाओं से सरकार को उसी दशा में आय प्राप्त होती है जब कोई व्यक्ति सरकारी नियमों एवं कानूनों का उल्लंघन करता है। व्यक्ति बार बार इस प्रकार की वारदाताओं को ना करे इसलिए उस पर जुर्माना लगा दिया जाता है अथवा उस व्यक्ति की संपत्ति जब्त कर ली जाती है। चौथा है विशेष निर्धारण।
विषय निर्धारणों में सरकार को प्रत्यक्ष आय प्राप्त होती है। ये निर्धारण किसी विशेष व्यक्ति की सुविधा पर नहीं बल्कि उन परिस्थितियों में सुधार करना होता है, उस दशा में विशेष निर्धारकों में आय प्राप्त की जाती है। पांचवा है सार्वजनिक उपकर। सार्वजनिक सरकार द्वारा जनहित की दृष्टि से ऐसे उद्योग का संचालन किया जाता है जो जोखिमपूर्ण तथा लाभप्रद नहीं होते। जोखिमपूर्ण उद्योगों के अलावा सरकार ऐसे उद्योगों का संचालन भी करती है जिससे सरकार को लाभ भी प्राप्त होता है। इस तरह सार्वजनिक उपक्रम भी सरकार की आय के प्राप्ति के मुख्य स्रोत है। छठा है उपहार एवं अनुदान। उपहार से अभिप्राय ऐसे भुगतान से है जो कि स्वेच्छा से किया जाता है। कुछ व्यक्ति दानशील प्रवृत्ति के होते हैं जो कि अस्पताल बनवाने, स्कूल खोलने, धर्मशाला बनवाने, गरीबों को सहायता प्रदान आदि करने के लिए सरकार को उपहार या दान देते। उदाहरण के लिए कोरोना महामारी से निपटने के लिए रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अक्षय कुमार इत्यादि द्वारा दान दिया गया। इसके साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अनुदान दिया जाता है। वर्तमान में ऐसे अनुदान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी प्रचलन में। विकसित राष्ट्र अविकसित राष्ट्रों को तकनीकी शिक्षा, औद्योगिक, सामाजिक कार्यों आदि क्षेत्रों को विकसित करने के लिए अनुदान प्रदान करते हैं। फिर है महसूल। सरकार द्वारा महसूल का इस्तेमाल उन वस्तुओं के उपभोग पर किया जाता है जिसके उपभोग से सामाजिक बुराइयों को बल मिलता है, अनैतिकता बढ़ती है, स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है एवं कुशलता में कमी आती है। महसूल लगाने से ऐसी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है जिसके कारण उपभोग में कमी आती है। ऐसी वस्तुएं मादक वस्तुएं शामिल है, मतलब नशा का सामान का दाम ज़्यादा बढ़ा देता है जिससे सरकार को आय प्राप्त होता है। नशा का सामान में दारू सब हो गया। सरकारी संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति व सरकार का अधिकार। इन संपत्तियों में प्राकृतिक संपदा, भूमि, वन, खान शामिल है। सरकार अपनी संपत्ति को ठेके आदि पर देकर लगान या रॉयल्टी प्राप्त करती है। इसके अलावा सरकार संपत्ति को विक्रय करके भी धन प्राप्त कर सकती है। फिर है पत्र मुद्रा छापकर। किसी भी देश में नोट निर्गमन का अधिकार सरकार को प्राप्त है। हमारे देश में नोट निर्गमन का कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। जब सरकार के व्यय प्राप्त आय से पूरे नहीं हो पाते तो सरकार नए नोट छापकर इन व्ययों को पूरा करती है। नए नोटों के निर्गमन से सरकार की आय बढ़ती है। उपरोक्त आय के स्रोतों से यह स्पष्ट होता है कि कर ही सरकारी आय प्राप्ति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कुछ अर्थशास्त्री ऋण तथा नोट निर्गमन को सरकारी आय का स्रोत नहीं मानते क्योंकि ऋणों को भय ब्याज सरकार को लौटाना पड़ता है और नोट निगम अप्रत्यक्ष कर का ही दूसरा रूप है। और लास्ट क्वेश्चन है आर्थिक बजट तथा घाटे के बजट की व्याख्या करें। तो आर्थिक बजट, जब सरकार प्रत्याशित आगम की तुलना में कम व्यय पर आयोजन कर सकती है अर्थात सार्वजनिक आगम की तुलना में सार्वजनिक व्यय कम होता है तो इसे आर्थिक बजट कहते हैं। आर्थिक बजट के कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कुल पूर्ति का एक भाग चलन से बाहर हो जाता है। इसका अर्थव्यवस्था पर संकुचात्मक प्रभाव होता है। आर्थिक के बजट उस दशा में बनाए जाते हैं जब सरकार का उद्देश्य आर्थिक क्रियाओं के स्तर को गिराना हो, जैसे मुद्रास्फीति काल में। करारोपण में परिवर्तन किए बगैर ही राजकीय व्यय में कमी करके कुल व्यय में प्रत्यक्ष रूप से कमी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त राजकीय व्यय को बढ़ाए बिना करारोपण में वृद्धि करके भी आर्थिक का बजट बनाया जा सकता है, पर व्यय घटाने की अपेक्षा कर बढ़ाने में अधिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। घाटे का बजट। तो घाटे का बजट वह बजट है जिसमें किसी सरकार की अनुमानित आय उसके अनुमानित व्यय से कम होती है। घाटे का बजट बराबर सरकार की अनुमानित आय लेस देन सरकार का अनुमानित व्यय। केन्स द्वारा अन्य कई आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने घाटे के बजट पर बल दिया है और इसके निम्नलिखित लाभ बताए हैं। तो पहला लाभ है केन्स ने मंदी की स्थिति को ठीक करने के लिए घाटे के बजट को एक महत्वपूर्ण उपकरण बताया है। इसके अनुसार मंदी की स्थिति में एडी मतलब समग्र मांग का स्तर नीचा होने के कारण निवेश का स्तर बहुत नीचा हो जाता है। फलस्वरूप नियोजित उत्पादन का स्तर पूर्ण रोजगार स्तर पर होने वाले उत्पादन में बहुत नीचा हो जाता है। बेरोजगारी एवं राष्ट्रीय समस्या बन जाती है। घाटे का बजट इस तरह के एडी मतलब समग्र मांग के स्तर को ऊपर उठाता है। प्रत्यक्ष रूप से सरकार अधिक व्यय के लिए प्रेरित करके तथा भी अप्रत्यक्ष तौर पर लोगों को अधिक व्यय मतलब निवेश और उपभोग के लिए प्रेरित करके। अब हानि क्या है? तो मुद्रास्फीति की अवधि में घाटे का बजट अवांछनीय नहीं है। इस अवधि में कुल मांग पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक कुल पूर्ति के स्तर से अधिक होती है। ऐसी स्थिति में घाटे का बजट कुल मांग तथा कुल पूर्ति के बीच के अंतर को और भी अधिक बढ़ा देगा। फलस्वरूप स्फीति अंतराल बढ़ेगा और मजदूरी दर कीमत स्तर में अधिक से अधिक वृद्धि होने लगेगी। तो बच्चों वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।